हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स और चैप्टर 6 और आज रहेगा बच्चों लेक्चर नंबर 4। तो देखो बच्चों, अब तक पिछले 3 लेक्चर्स में हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल पढ़ा है, जो फैराडे के नियम से हम ज्ञात कर लेते हैं किसी भी परपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और हमने एक मोशनल ईएमएफ यानी गतिक विद्युत वाहक बल भी पढ़ लिया है। तो बच्चों, इन दोनों घटनाओं पर आधारित हम आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक की। तो चैप्टर 6 के कुछ न्यूमेरिकल्स जो इन टॉपिक्स से रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ और मोशनल ईएमएफ पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको आज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो देखिए, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स निकालिए बच्चों। मैं यहाँ न्यूमेरिकल्स लिख नहीं रहा हूँ, समय लगता है। तो इस एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन नंबर 6.3 पहले सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ध्यान से सुने, अपनी बुक भी निकाल लें बच्चों। एक लंबी परिनालिका के 21 सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं, यानी 21 सेंटीमीटर यानी नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट पर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में फेरों की संख्या कितनी दे रखी है बच्चों? 15। ध्यान से समझते जाना कि लंबी परिनालिका के 21 सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं। अब बच्चों, एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या होती है वो हम स्मॉल n से लिखते हैं। तो अब हम 1 मीटर में अगर निकालें, ये ध्यान रखेंगे, यूनिट जो लेंथ हम ले रहे हैं SI यूनिट में लेंगे, मीटर में लेंगे। तो 1 मीटर में फेरों की जो संख्या होगी वो बच्चों n से लिखी जाएगी। तो 1 सेंटीमीटर में इतने, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 15 की जगह कितने लूप्स हो जाएंगे बच्चों? 1500। इस बात का ध्यान रखना है बच्चे, इसी को स्मॉल n लिख देते हैं और न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो 1 मीटर में फेरों की संख्या यहाँ पर हमें पहले निकालनी होगी बच्चों। आगे क्या कह रहा है? उसके अंदर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा लूप परिनालिका की अक्ष के लंबवत रखा गया है। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक लूप है बच्चों। तो ऐसे समझ लें जैसे ये परिनालिका है बच्चों। मैं यहाँ फिगर से आपको अच्छा समझ में आएगा। मैं यहाँ फेरे नहीं दिखा रहा हूँ। तो इसकी अक्ष पर एक लूप ऐसे लंबवत रख दिया है। लूप जो है इस तरीके से, उसका तल ऐसे है, ठीक है, इसकी अक्ष के लंबवत है बच्चों। एक सेकंड, इसके अंदर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा लूप परिनालिका की अक्ष के लंबवत रखा है। तो इस तरीके से रखा जाएगा। इसके अंदर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक लूप अक्ष के लंबवत, ये इसकी अक्ष हुई बच्चों परिनालिका की। इसमें वायर्स भी लिपटे हुए होंगे, वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ। परिनालिका में वायर्स भी होते हैं ना बच्चों, ऐसे। मैं इतने ही छोड़ देता हूँ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहने का अर्थ ये है, ये लूप परिनालिका की अक्ष में रखा गया है, परिनालिका के अंदर। तो बच्चों, परिनालिका की अक्ष में एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ये आपको पता है, पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों। यदि परिनालिका में बहने वाली धारा का मान 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, थोड़ी लैंग्वेज गलत है। यदि परिनालिका में बहने वाली धारा का मान 2 एम्पियर से 4 एम्पियर 0.1 सेकंड कर दिया जाए, यानी इतना टाइम लेता है, यानी डेल्टा टी जो है वो हो गया 0.1 सेकंड। और धारा का मान 2 से 4 कर दिया गया है, यानी I1 2 एम्पियर, पहली स्थिति में 2 एम्पियर थी, इससे बढ़ा के धारा कितनी कर दी? 4 एम्पियर। क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ा गई है बच्चों, प्रिंटिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में शब्दों की। मैं यहाँ सही तरीके से बता देता हूँ। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि परिनालिका में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर से 4 एम्पियर 0.1 सेकंड में कर दिया जाता है बच्चों। बात समझ गए? इसमें बहुत सारे लूप्स होंगे बच्चों, ये पता है आपको, ऐसे जानते हैं। तो बच्चों, ये लूप एक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो गया और परिनालिका की अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है आपने पढ़ा है μ0 Ni होता है। ये आपको ध्यान होगा, μ0 Ni। अब
तो धारा परिवर्तन के समय प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो बच्चों जब धारा बदलेगी यहाँ पर देखें और फ्लक्स होता है BA, और ए किसका लेंगे, इस लूप का, क्योंकि फ्लक्स इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल इस लूप में देखना है। तो जो लूप रखा गया है उसका एरिया क्वेश्चन में दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आएगा, ये तो आप जानते ही हैं। अब देखें यहाँ से जब धारा बदल रही है तो चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के बदलने से फ्लक्स बदलेगा, तो जब फ्लक्स बदलेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो फ्लक्स में जो चेंजिंग होगी कैसे निकालेंगे बच्चों, पहले यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। तो फाई = कितना हो गया, μ0 NIA। अब डेल्टा फाई कितना हो जाएगा बच्चों, डेल्टा फाई बराबर, देखो μ0 तो बदलेगा नहीं, कांस्टेंट, n बदलेगा नहीं, एरिया बदलेगा नहीं, I बदलेगा, यानी डेल्टा I, दैट इज डेल्टा I ये हो गया। अब देखें तो बराबर, अब बाद में हल करेंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो निकालेंगे E बराबर -m डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T। बात समझ में आ गई बच्चों। ये डेल्टा फाई का मान ये रख देते हैं, इसके आगे मैं यहाँ करता हूँ। तो E बराबर -n डेल्टा फाई के स्थान पर μ0 NA डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, ये हो गया बच्चों। यहाँ n जो है, अब एक लूप है बच्चों यहाँ, तो हम यहाँ n नहीं लगा रहे क्योंकि हमारा यहाँ इस लूप में एक ही तो फेरा है, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है, तो यहाँ n की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। μ0 की वैल्यूज़ कितनी होती है बच्चों, माइनस μ0 का मान 4 पाई × 10⁻⁷ इंटू एकांक लंबाई में फेरों की संख्या 1500 गुणा एरिया लूप का 2 × 10⁻⁴। ठीक है बच्चों, 2 × 10⁻⁴। और डेल्टा I कितना हो जाएगा बच्चों, I2 - I1 या I1 - I2 कर लो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेगेटिव में आ जाए चाहे पॉजिटिव में आ जाए। नेगेटिव इस बात को बताएगा कि फ्लक्स परिवर्तन का विरोध हो रहा है, तो आंसर नेगेटिव पॉजिटिव की चिंता न करें। हाँ तो बच्चों यहाँ तक हमने वैल्यू पुट कर रखी हैं, तो इसी को मैं आगे खोल देता हूँ कि या यहाँ कहीं भी निकाल लीजिए, डेल्टा I निकाल लो, यहाँ निकाल दें डेल्टा I। डेल्टा I बराबर I2 - I1 बराबर 4 - 2 बराबर 2 एम्पियर। तो डेल्टा I इतना हुआ। अब बच्चों I2 - I1 कर लो या I1 - I2 कर लो, वो बाद की बात है, यहाँ बराबर इसको आगे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो देखिए एरिया तक की वैल्यू रख गई और इनटू डेल्टा I कितना है 2, ये 2 हो गया, अपॉन डेल्टा T कितना है बच्चों 0.1 सेकेंड। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0.1 से पॉइंट हटा के यहाँ 0 कर लिया, ठीक है, बराबर कितना रह गया, अब यहाँ तो 1 रह गया, नीचे का काम ख़त्म, -4 × 3.14 इंटू पावर्स अरेंज कर लेते हैं बच्चों, 10 की घात -7 है, ठीक है। चलो अभी 10 की घात -7 और ये -4, 10 की घात -11 हो गई, 10 की घात -11 हो गई बच्चों, -7 और -4, और इनका गुणा कर लेते हैं। देखो 4 पाई तक तो हो गया, 1500 और 2 3000 हो गए बच्चों, 3000 और 20 का गुणा करेंगे तो 60,000 हो गया, 60,000। तो बराबर इनका गुणा करिए, ये आ जाएगा 5612.56, ये 4 इसका गुणा इंटू 6 इंटू 10⁻⁶ ले लिया, यहाँ 1 2 3 4 पावर यहाँ ऐड करेंगे तो 10⁻⁷ बराबर देखें इसका गुणा करते हैं, 6 × 36 के 6 हासिल के 3, 6 × 5 = 30 और 3, 33 के 3 और 72 और 3 75,
75.36 75.36 गुणा 10⁻⁷ बराबर बच्चों ये माइनस में चल रहा है तो बराबर कितना आ गया, दशमलव इधर लाएंगे तो एक ऐड होगा यहाँ तो बराबर -7.5 यहीं तक छोड़ देते हैं, -7.5 36 नहीं लिख रहे, इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट ये रह गया बच्चों। अब आप कहेंगे ये माइनस में आ रहा है सर, बुक में हमारा आंसर पॉजिटिव दिया, तो नेगेटिव तो ये बताता है बच्चों के फ्लक्स परिवर्तन का विरोध हो रहा है। आप ऐसे लिख सकते हैं, हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है कि इसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ उसका परिमाण कितना है, यानी मैग्नीट्यूड देखेंगे तो माइनस छोड़ दो कोई फर्क नहीं, 7.5 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट ये हो गया बच्चों। बात समझ में आई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, जो कि मोशनल ईएमएफ पर आधारित है, गतिक विद्युत वाहक बल पर आधारित है। लेकिन इससे पहले बच्चों मैं एक बात बता दूं कि अभी जो थर्ड क्वेश्चन मैंने कराया था तो किसी बच्चे के मन में ये डाउट आ सकता है, जैसे मैंने ये प्रणालिका बनाई थी बच्चों कि सर आपने यहाँ फ्लक्स फाई बराबर बी ए क्यों लिया, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा क्यों नहीं लिया। ये बात मैं बताने से रह गया, आप समझ लो। तो ये लूप थी बच्चों, ये प्रणालिका थी, इसमें फेरे हैं। तो मैं बता दूं बच्चों ये लूप ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र इसकी अक्ष के अनुदिश उत्पन्न होगा। प्रणालिका की अक्ष पर हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था μ0 Ni। तो बल रेखाएं बच्चों ऐसे ही ऐसे आएंगी, ऐसे करके, तो इसमें लंबवत ही होंगी। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा, तो जब लंबवत बल रेखाएं गुजरती हैं किसी तल से तो फाई बराबर बी ए ही तो लेते हैं बच्चों। तो उस कन्फ्यूज़न को मैंने यहाँ पर दूर कर दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखें बच्चों ये गतिक विद्युत वाहक बल जो पढ़ाया था उस पर आधारित है, जो कि आपने थर्ड लेक्चर में पढ़ा है, गतिक विद्युत वाहक बल मोशनल ईएमएफ। देखें एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर हैं, एक स्थान पर थोड़ा कटा हुआ है। यह लूप अपने तल के अभिलंबवत 0.3 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है। तो जैसे ये मान लो बच्चों ऐसे चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो इस लूप का जो तल है वो बच्चों क्षेत्र के लंबवत है। तो लूप का तल हम इस ग्रीन बोर्ड के तल में बनाएंगे, ये हो गया, ठीक है। जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं, एक स्थान पर थोड़ा कटा हुआ है। यह लूप अपने तल के अभिलंबवत 0.3 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है। 0.3 टेस्ला, तो ये हो गया B बराबर 0.3 टेस्ला। तो आयताकार लूप है बच्चों, जैसे मैंने ये बना दिया एक आयताकार लूप। कहीं कटा हुआ है थोड़ा सा, मान लो ये कटा हुआ है, कहीं भी काट सकते हैं इसको। तो प्रेरित एक तरीके से चालक है और जो कि इसमें गुजर रहा है, इसको कितने वेग से बाहर निकाल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी जो वेलोसिटी है बच्चों वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना आएगा, 100 मीटर पर सेकंड, इतना ही तो आएगा। बाहर की ओर निकल रहा है। यदि लूप के बाहर निकलने का वेग 1 सेंटीमीटर, तो कटे भाग के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा, जब लूप की गति अभिलंबवत हो लूप की लंबी भुजा के, जैसे लूप की लंबी भुजा ये हो गई, इसके लंबवत गति हो रही है, ठीक है ना। तो बच्चों जब बाहर निकल रहा है तो उस समय ये मान के चलें कि चुंबकीय क्षेत्र अभी 1 सेकंड बच्चों अभी बता रहे हैं। हाँ तो बच्चों इसमें पहले पार्ट में ये कह रहा है कि
लूप के निकलने का वेग 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो कटे भाग के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा जब लूप की गति अभिलंबवत हो। नंबर 1, लंबी भुजा के अभिलंबवत, यानी लंबी भुजा ये है, इसके लंबवत ये बाहर इतने v वेग से इधर को निकल रहा है, तो उसमें कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ये पूछा है बच्चों। तो यहाँ ध्यान देंगे, ओहो हमने ये क्या कर लिया बच्चों, 100 सेंटीमीटर कर दिया। अरे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है बच्चों। 10⁻², 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो मीटर में बदलेंगे तो 10⁻² मीटर पर सेकंड। और जो लूप की भुजाएं हैं बच्चों वो और लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। इसको मैं L1 मान लेता हूँ लंबी भुजा को, तो L1 है बच्चों 8 सेंटीमीटर, तो बराबर कितनी हो गई 8 × 10⁻²मीटर। L2 यहाँ लिख दूँ, L2 कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो बराबर 2 × 10⁻²मीटर, ये L2 हो गई। तो पहले खंड में ये पूछा है कि लूप की लंबी भुजा के सिरों पर कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो देखें बच्चों, यहाँ जब गति होगी तो मोशनल ईएमएफ हमने बताया था, लंबवत गति हो रही है तो मोशनल ईएमएफ जो उत्पन्न होगा BVL बताया था। तो यहाँ कौन क्रॉस कर रहा है, ये हिस्सा, ये वाला, तो BVL1, क्योंकि लंबी भुजा के परतः निकालना है तो ये L लगाएंगे। तो B कितना हो गया बच्चों 0.3 टेस्ला, और V 10⁻², और L1 8 × 10⁻²। तो 8 × 24 यानी 2.4 × 10⁻⁴ वोल्ट इतना उत्पन्न होगा। अब ये और पूछा है ये कितने समय तक उत्पन्न होगा। इसी क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न प्रेरित वोल्टता कितने समय तक टिकेगी। तो बच्चों देखें, देखो जब तक ये क्षेत्र में गति करेगा तब तक फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। जैसे यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक क्षेत्र है, यहाँ तक है क्षेत्र बच्चों, तो यहाँ तक तो बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो ही नहीं रहा गति करने के बावजूद भी। फिर जब यहाँ से यही फ्रेम जब यहाँ से निकलना स्टार्ट होगा, यानी यही जब यहाँ से निकलना स्टार्ट होगा, ये हिस्सा जब यहाँ आ जाएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ पर, तब आगे बढ़ेगा, तब फ्लक्स में परिवर्तन होना शुरू होगा, ठीक है ना। अभी जब ये आए तो बल रेखाओं की संख्या में कमी आने लगेगी। तो कब तक होगा बच्चों, ये जब पूरी लंबाई इस क्षेत्र को यहाँ से कितने समय में पार कर लेगी। जैसे ही ये पूरा लूप बाहर निकल आएगा फ्लक्स पर शून्य हो जाएगा, फिर फ्लक्स में और नीचे ले जाओगे तो फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा। तो कितना समय लगेगा, तो समय निकाल लें। तो इस भुजा को पार करना है ना, ये लूप क्षेत्र से बाहर कब निकलेगा, जब ये हिस्सा यहाँ से इतनी लंबाई पार कर ले, तो लूप इस क्षेत्र से बिल्कुल बाहर आ जाएगा। तो समय निकालें बच्चों, तो T बराबर, अब कौन सी दूरी तय करनी है, ये L2, तभी बाहर आ जाएगा, अपॉन V। तो L2 कितना है 2 × 10⁻², और V कितना है 10⁻², तो 2 सेकंड तक, यानी 2 सेकंड तक ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न रहेगा। 2 सेकंड बाद ये लूप क्षेत्र से बिल्कुल बाहर निकल आएगा। या जब हम बना रहे थे बच्चों तभी यहीं से बना लें कि क्षेत्र यहीं तक है, यहीं से निकलना शुरू हुआ है, ये वाला हम दिखाएं ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ से जब निकलना शुरू हुआ तो उसको अपनी चौड़ाई जो छोटी भुजा है उसकी दूरी जैसी तय हो जाएगी, तो ये लूप बिल्कुल क्षेत्र के बाहर हो जाएगा और फिर फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा बच्चों। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इसके छोटी भुजा के लंबवत, यानी अब ऐसे गति कर रहा है। तो बच्चों जब यहाँ से गति स्टार्ट होगी तो अब उसको पार निकलने में ये दूरी तय करनी है। तो ठीक इसी तरीके से द्वितीय स्थिति में जो EMF उत्पन्न होगा वो BVL होता है। तो यहाँ L कौन सा लोगे, L2, क्योंकि अब लंबाई ये है बच्चों। तो बराबर B के स्थान पर 0.3 और वेग कितना है 10⁻² इंटू L2 कितना है बच्चों
2 इंटू 10⁻⁻², तो बराबर कितना आ गया 0.6 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। ठीक है। अब समय निकाल लें बच्चों, कितने समय तक रहेगा ये। अब उसको बाहर निकलने के लिए ये दूरी तय करनी पड़ेगी, L1/V। L1 कितना है बच्चों 8 इंटू 10⁻⁻² अपॉन V कितना है 10⁻², यानी 8 सेकंड। 8 सेकंड तक बच्चों ये EMF उत्पन्न रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6.5 पर। 5वें, 1 मीटर लंबी धातु की छड़ उसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के परतः 400 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है। एक सिरे से जाने वाली, यानी जैसे ये छड़ है बच्चों, ये छड़ यहाँ पर फिक्स है अपनी एक सिरे पर, यहाँ अक्ष हो गई, और ये छड़ ऐसे घूम रही है इस तरीके से। ठीक है बच्चों, चित्र थोड़ा सुंदर सा नहीं बनाए, लेकिन काम चलाइए आप लोग। ऐसे घूम रही है। ये छड़ की लंबाई है बच्चों L मान लेते हैं, 1 मीटर है, तो L दे रखा है 1 मीटर। 400 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्ति से, दैट इज ओमेगा दे रखा है 400 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्ति से घूम रही है। इसका छड़ का दूसरा सिरा एक धात्विक वलय से संपर्कित है। ये एक धात्विक वलय है, उससे संपर्कित है दूसरा सिरा, इस पर ये मोशन कर रही है। एक सिरा तो यहाँ हो गया अक्ष पर, और दूसरा सिरा इस पर स्लाइड कर रहा है, इस वलय पर टच करता हुआ घूम रहा है बच्चों। तो छड़ अक्ष के अनुदिश सभी जगह 0.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। यानी यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। मैं थोड़े से बना देता हूँ ऐसे ही जल्दी जल्दी। ये बच्चों, तो क्वेश्चन कहाँ चला जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। वलय तथा अक्ष के बीच स्थापित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। वलय, इस वलय और अक्ष के बीच कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा बच्चों, ये देखना है। क्योंकि ये छड़ जब घूमेगी तो जैसे बच्चों dt समय बाद वो यहाँ आ गई छड़ ऐसे, तो उसने ये एरिया स्वेप्ट किया बच्चों। ये कितना एंगल घूम गई है, मान लो d थीटा। तो बच्चों एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो हम ये निकालना चाह रहे हैं, तो मान लीजिए ये जो है dx है, तो एंगल हो गया d थीटा और आर्क हो गया dx और रेडियस हो गई ये l। तो dx बराबर आ गया बच्चों l d थीटा। अब हमें ये पता है और ये पता है, तो हम इस पोर्शन का एरिया निकालें। dA बराबर कितना हो जाएगा, हाफ दिस इंटू दिस, हाफ l इंटू l d थीटा। तो dA बराबर आ गया बच्चों 1/2 l स्क्वायर d थीटा। तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है बच्चों। फ्लक्स का परिवर्तन कैसे निकलेगा, d देखिए फाई बराबर BA। अब यहाँ क्षेत्र तो कांस्टेंट है, तो d फाई बराबर कितना हो गया, BDA। एरिया ही तो बदल रहा है, तो d फाई बराबर BDA, तो d फाई बराबर BDA, तो 1/2 l स्क्वायर d थीटा। ठीक है। अब देखें बच्चों, यहाँ लिखता हूँ मैं, अगर हम d फाई ओवर dt निकालें, d फाई ओवर dt, तो कितना हो जाएगा, b कांस्टेंट है,
1/2 कांस्टेंट है, L स्क्वायर कांस्टेंट है, एंगल बदल रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एंगल डी थीटा बढ़ रहा है। और ये हो गया बच्चों ओमेगा, और इसको लिख सकते हैं 1/2, पहले लिख लिया BL स्क्वायर ओमेगा। तो ये d∅/dt आ गया। अब फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल का अगर परिमाण देखें बच्चों तो d∅/dt आएगा, और वो इतना है। तो इतना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, उसके सिरों पर विभवांतर इतना उत्पन्न हुआ। अब ये हमने एक्सप्रेशन प्राप्त कर लिया, इसमें अब मान रख लेते हैं, तो इसके और वलय के बीच जो विभवांतर है वो ज्ञात हो जाएगा बच्चों। तो अब मैं स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसे हटा रहा हूँ। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जगह बनानी होगी थोड़ी सी। तो देखिए अब सॉल्व करते हैं। अब हम इस जगह हल करेंगे। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल E का जो परिमाण है वो कितना आएगा बच्चों, 1/2 इंटू B का मान दे रखा है क्वेश्चन में। एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया? इसमें कह रहा था कितना चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, 0.5 टेस्ला का, यानी B 0.5 टेस्ला है बच्चों। तो यहाँ रखते हैं 0.5 L स्क्वायर, L 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। और ओमेगा कितना दे रखा है बच्चों मोड़ी हुए क्वेश्चन में, 400। तो देखें ये कितना हो गया, 2 से ये 200 बार कट गए, और 400 और 0.5 का गुणा करेंगे 200 रह गया, 200/2 बराबर 100 वोल्ट। यानी 100 वोल्ट का विभवांतर होगा अक्ष और वलय के बीच। तो बच्चों इस न्यूमेरिकल को हल करने के लिए पहले हमें एक एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतने ही न्यूमेरिकल पर्याप्त हैं। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।